हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट के लिए कोऑपरेटिव सब्जेक्ट कर रहे हैं। हमारा रिक्रूटमेंट है यूपी कोऑपरेटिव बैंक का। सब्जेक्ट का नाम है कोऑपरेटिव। फर्स्ट सेशन हम लोगों ने करा था जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री और ओरिजिन समझने की कोशिश की थी। सेशन 2 है, इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव्स की बात करेंगे। पहले मैं 7 वीडियोस में आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 100 एमसीक्यूज हम लोग प्रिपेयर करेंगे इस सब्जेक्ट के। सो दैट एग्जाम में, जिस एग्जाम में अगर प्री होता है उसमें 10 नंबर का कोऑपरेटिव होता है, या मेंस में किसी पेपर में 15 नंबर का है, किसी पेपर में 20 नंबर का है, पूरा सब्जेक्ट हमारा ऐसा कवर होना चाहिए कि 20 नंबर का है तो पूरे 20 नंबर हम लोग स्कोर करें, 10 नंबर का है तो पूरे 10 मार्क्स हम लोग स्कोर करें। एटलीस्ट जो थ्योरेटिकल स्टैटिक सब्जेक्ट है लिमिटेड सिलेबस का, उसमें एक भी नंबर हमारा ना खोने पाए। ये हमारा सब्जेक्ट था कोऑपरेटिव। इसका फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने कर लिया है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। सेकंड वीडियो की हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव्स, हमारा यूनिट का नाम है। नेशनल लेवल कोऑपरेटिव्स की बात करें, जब नेशनल लेवल पर होती है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कोई भी कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, अगर उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और वो सिंगल स्टेट में काम करती है, तो उसे हम स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आरसीएस के पास में रजिस्टर कराया जाता है। बट यही अगर एक से ज़्यादा स्टेट में काम करती है तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हो जाती है। और जब नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक से ज़्यादा स्टेट में काम करेगी, तो इसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो पहले ये एक सिंगल स्टेट की एंटिटी होती है, जब दूसरी स्टेट में बिजनेस शुरू करती है तो उस समय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इस पर लागू हो जाता है, जिसके थ्रू इसको पावर मिलती है मल्टीपल स्टेट में काम करने के लिए। और तब इसका रजिस्ट्रेशन जाता है सीआरसीएस के पास, जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है। इसके बारे में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन वाले वीडियो में जानेंगे। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे नेशनल लेवल के कोऑपरेटिव्स हैं, ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि कोई बड़ी लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जैसे आप लोगों में से अगर कोई भी यूपी का है, हम लोग तो यूपी के रिक्रूटमेंट की ही बात कर रहे हैं ना, तो सहारा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लखनऊ में बेस्ड थी सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो बहुत बड़ी सोसाइटी हो गई थी, मल्टी स्टेट हो गई थी। ऐसे ही अमूल आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो मल्टी स्टेट सोसाइटीज है ना, ये अलग अलग रोल में होती है। जैसे इफ्को है, वो फर्टिलाइजर्स की है। अमूल है, मिल्क प्रोडक्शन की है। सहारा की मैंने बात की थी आपसे, फाइनेंस क्रेडिट की थी। ऐसे ही अभी एक करंट अफेयर आया था, सारस्वत बैंक, उसका टोटल बिजनेस 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। तो वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं एक तरह से। वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिन्हें बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाता है, उन्हें हम कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। तो सारस्वत बैंक जब इतना बड़ा हो गया, मतलब इटसेल्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत बड़ी हो गई, तो वो रीफाइनेंस, फाइनेंस, क्रेडिट, ये सारा काम कर रही है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अलग अलग तरीके से मिलियंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देते हैं फॉर प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल कॉपरेटिव्स फार्मर्स को नेशनल और ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़ने का काम करते हैं, इंश्योर करते हैं कि बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो और इंटरमीडियरीज पे डिपेंडेंस कम हो पाए। ये क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके, सो दैट हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ ले पाए, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाए, एग्रीकल्चरल कॉमर्शलाइजेशन हो पाए। कैसे करते हैं? अब ये सब तो हमने बाकी सारे प्रोडक्ट बेस बना दिया। अगर कोई फाइनेंस वाला कोऑपरेटिव है, वो कैसे करेगा? इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे लेकर आएगा? रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेगा? रूरल में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लोन देकर। क्योंकि आप कुछ भी सेटअप करते हो तो आपको पैसा भी चाहिए ना। तो अगर कोई कोऑपरेटिव आपको पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है आपको आपके बिजनेस के लिए, तो वो एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ये थे हमारे कोऑपरेटिव्स के बारे में। इंडिया में हम लोग बात करें तो इंडिया में करीब करीब 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, और जिनके अंदर टोटल 28 से 30 करोड़ मेंबर्स हैं। मतलब हमारी 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन, या ऑलमोस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मेंबर है। अब ये कोऑपरेटिव्स, हमारे पास जो लास्ट डेटा आया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से, 91% विलेज पंचायत हमारी हमारी कवर करते हैं। और रूरल इकोनॉमी का करीब 15% ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू आता है। अप्रोक्सीमेटली 1/3 फर्टिलाइजर का सप्लाई कोऑपरेटिव्स के थ्रू आता है। शेयर ऑफ शेयर इन मिल्क मार्केटिंग एंड 30% शुगर प्रोसेसिंग। तो इस सब को देखने के लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी थी 2021 में, जिसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो में अलग से पढ़ेंगे।
इसके अलावा दो बॉडीज हैं नेशनल लेवल पर। एक है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे बनाया गया था फॉर फाइनेंसिंग एंड प्रमोटिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो लोगों को लोन देते हैं या लोगों के लिए एड करते हैं। एनसीडीसी का काम था कि उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एड करना, उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सपोर्टिंग रोल देना। फिर एक है एनसीयूआई, ये होता है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। ये एपेक्स बॉडी है जो कि एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन देखती है कोऑपरेटिव मूवमेंट का। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है जिसके अंदर 19 नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिस्टेड हैं। इसके अलावा कुछ और भी इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और कुछ नई हैं जो रिसेंटली बनी हैं। हम इस वीडियो में हमारे सिलेबस और एग्जाम को देखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास इफ्को। इफ्को होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। 1967 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में है। किस सेक्टर का कोऑपरेटिव है? नाम से हमें पता चल रहा है फार्मर और फर्टिलाइजर, तो मतलब इसका सेक्टर है फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चरल इनपुट। ओके, ये वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव में से एक है। अपने आप में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये यूरिया, डीएपी, एनपीके और बाकी ऐसे फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा सीड्स, पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर्स और रूरल सर्विसेज में भी काम करते हैं। मिलियंस ऑफ फार्मर्स को करीब 35,000 मेंबर सोसाइटीज के थ्रू ये लोग सर्व कर रहे हैं। सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन है इनका इंडिया के फर्टिलाइजर सप्लाई में। मार्केट का करीब करीब 1/3 फर्टिलाइजर इफ्को के थ्रू आता है। दे प्रमोट्स फार्मर एजुकेशन, सॉइल टेस्टिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके अलावा एनसीईएल, एनसीओएल और बीबीएसएसएल, इनके बारे में हम जानेंगे आगे। ये कुछ कॉपरेटिव्स हैं, इनको भी प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आती है क्रिबको। ये है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। नोएडा बेस्ड है, साल 1980 में बना था। सेक्टर है फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर। तो थोड़ा थोड़ा इफ्को का ही एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है या उसको हेल्प करने के लिए उसका छोटा भाई समझ लो। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, फोकस्ड ऑन रूरल प्रोडक्शन। इनके लार्ज प्लांट्स है हजीरा में और बाकी भी कुछ और लोकेशंस में। हजीरा वाला प्लांट इनका इंपॉर्टेंट है। दे ऑल्सो एंगेजेस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलावा सीड्स और एग्री इनपुट्स में भी काम करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? दे एंश्योर टाइमली एंड अफोर्डेबल फर्टिलाइजर सप्लाई टू फार्मर्स। ओके, वर्क्स ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड इज की प्रमोटर ऑफ न्यू नेशनल कोऑपरेटिव्स। तो तो जो क्रिबको है, इन्होंने एनसीईएल और बीबीएसएसएल को, ये नए नेशनल कोऑपरेटिव्स है जिनको प्रमोट करा है। इफ्को ने भी इन दोनों को प्रमोट करा था और इन दोनों के साथ में एनसीओएल को भी इफ्को ने प्रमोट करा था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रमोटर ऑफ एनसीईएल एंड बीबीएसएसएल ओनली। ओनली लिखा हो जाएगा तो आपका क्रिबको हो जाएगा, या फिर एनसीईएल, बीबीएसएसएल और एनसीओएल तीनों एक साथ आ जाएंगे तो फिर इफ्को हो जाएगा। थर्ड है हमारी नाफेड, जो कि है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्किंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1958 में बना था, न्यू दिल्ली बेस्ड है और इनका सेक्टर है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट। तो नाफेड तो हम लोग न्यूज़ में अलग अलग टाइम पर पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि करंट अफेयर्स में रेगुलरली रहती है। एपेक्स बॉडी है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। तो इनका काम प्राइस सपोर्ट, प्रोक्योरमेंट है, जैसे पल्सेस का, अनियंस का, ऑयल सीड्स का। बफर स्टॉकिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और एसेंशियल कमोडिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं, फार्मर्स को सही दाम मिल जाए उस चीज़ में हेल्प करते हैं। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है जैसे प्राइस सपोर्ट स्कीम्स है, इस तरह की स्कीम्स के लिए ये हेल्प करते हैं। ये भी एनसीईएल, एनसीओएल और बीबीएसएसएल के प्रमोटर हैं। क्योंकि जो एनसीईएल, एनसीओएल और बीबीएसएसएल हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ये इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव्स है क्योंकि नए कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। बाकी तो आप देखिए 1958, 1960, 1970 के दशक के हैं। तो ये जो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज नई वाली हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जिन कंपनीज को मेंबर बनना है वही उसके प्रमोटर्स हैं। और ये कोऑपरेटिव जिनको अभी हमने पढ़ा तीनों को, ये इन तीनों नई सोसाइटीज के प्रमोटर्स हैं, इनके शेयर होल्डर्स हैं। फिर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जीसीएमएमएफ, जिसको हम लोग शॉर्ट में अमूल बोलते हैं। 1946 में बना था और उस समय एक डिस्ट्रिक्ट यूनियन थी ना। फेडरेशन मॉडल जो होता है फिर इसको नेशनली एक्सपेंड कर लिया गया। हेडक्वार्टर्स है इसका आनंद में, आनंद गुजरात में जगह है और ये डेयरी सेक्टर में काम करती है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है अंडर द आनंद पैटर्न। मार्केट्स मिल्क एंड वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स अंडर द आइकॉनिक अमूल ब्रांड अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनली। तो ये इंडिया में भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं। और अमूल जो ब्रांड है वो ब्रांड किसका है?
गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का। और ये है कहाँ पर? आनंद, गुजरात में, डेयरी सेक्टर में 1946 में बना था। व्हाइट रेवोल्यूशन का सिंबल है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज मिला अपार्ट फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन, अमूल एक ब्रांड स्टैब्लिश हो पाया जो कि इंडिया और इंटरनेशनल दोनों जगह है। दे प्रोक्योर मिल्क फ्रॉम मिलियंस ऑफ फार्मर थ्रू विलेज डेयरी कॉपरेटिव्स एंड स्टेट फेडरेशन। It is a promoter of NCEL and NCOL. They represent successful farmer-owned professionally managed cooperatives. तो ये कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि व्हाइट रेवोल्यूशन का सिंबल है, मिलियंस ऑफ फार्मर्स हैं विलेज डेयरी कोऑपरेटिव्स में, स्टेट फेडरेशन में, उनसे मिल्क प्रोक्योर करके अमूल ब्रांड के अंदर सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और मिल्क के साथ साथ जो अदर डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे घी, कर्ड, ये इस तरह के प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। एनसीईएल एनसीओएल को ये प्रमोट करते हैं और फार्मर ओन प्रोफेशनली मैनेज कोऑपरेटिव का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। फिफ्थ आती है हमारी नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NCDFI। 1979 आनंद, गुजरात में बना था, डेयरी सेक्टर में। एपेक्स फेडरेशन है ऑफ स्टेट डेयरी कोऑपरेटिव्स एंड यूनियन। तो ये डेयरी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग और पॉलिसी एडवोकेसी एट नेशनल लेवल। और इसके अलावा NDDB जो है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उनके साथ मिलजुल के काफ़ी क्लोज नेट काम करते हैं, सो दैट डेयरी प्रोडक्शन, डेली और डेयरी एक्सपेंशन दोनों चीज़ें इंडिया में साथ साथ होती रहे। फिर आता है नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड। तो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है उनकी एक नेशनल एसोसिएशन है, 1964 में मुंबई, महाराष्ट्र में बेस्ड है, और कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड बैंकिंग इसका सेक्टर है। तो जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, दोनों के लिए जो एपेक्स बॉडी है वो कौन सी है? नैप्सकॉब है। ये क्या करती है? दे फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट फ्लो। शॉर्ट टर्म क्रेडिट की हम लोग जब बात करते हैं तो पैक्स, DCCB और STCB वाला आता है। ओके, दे प्रोवाइड प्लानिंग, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड कंप्यूटर सर्विसेज। इनके अंदर 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, 351 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और 1 लाख पैक्स ये नैप्सकॉप के अंडर आते हैं। लिमिटेड मेंबर्स हैं, बट पूरा कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम इसमें यूसीबी की बात नहीं करते हैं। यूसीबीज के अलावा पूरा कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर इनके अंडर आता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास NFCSF, जो कि होती है नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड। शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड है, मतलब इसका सेक्टर कौन सा हो गया? शुगर और शुगर केन प्रोसेसिंग का काम हो गया यहाँ पे। 1960 में बना था, न्यू दिल्ली बेस्ड है। जो शुगर मिल्स है, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स, उनके लिए एक एपेक्स बॉडी का काम करती है। तो इंडिया को जो शुगर प्रोडक्शन है, मेजर शुगर प्रोडक्शन इसी के थ्रू आता है, स्पेशली महाराष्ट्र, यूपी एटसेट्रा से। और ये किस चीज़ पे काम करती है? बेटर पॉलिसीज, टेक्निकल सपोर्ट और शुगर की मार्केटिंग के लिए। कौन सी? NFCSF किस चीज़ से रिलेटेड है? शुगर और शुगर केन से। कब से बनी है? 1960 से। कहाँ हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। एपेक्स बॉडी है फॉर कोऑपरेटिव शुगर मिल्स। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1965 में है, न्यू दिल्ली में बेस्ड है। सेक्टर, इसका सेक्टर है कंज्यूमर गुड्स एंड रिटेल। तो जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स है उनको प्रमोट करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एज रीजनेबल प्राइसेस, है ना। दे सो इनका सिग्निफिकेंस क्या है? दे ऑपरेट स्टोर्स, अंडरटेक होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, सपोर्ट गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन, और NCOL के प्रमोटर भी हैं। नेक्स्ट है नेशनल फेडरेशन ऑफ द फिशरमैन्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। अब ये वाली जितने भी है ना, इन्हें हमें बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ना, इन्हें हमें इनका नाम पता होना चाहिए, किस चीज़ की एपेक्स बॉडी है वो पता होना चाहिए, कहाँ बेस्ड है, सेक्टर क्या है, कब स्टैब्लिश हुई है। तो ये है फिश कॉप हमारा, नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, 1980 में न्यू दिल्ली बेस्ड है, सेक्टर है फिशरीज। एपेक्स बॉडी है फिशरमैन कोऑपरेटिव्स के। तो ये फिशरमैन कोऑपरेटिव नहीं है, जो छोटे छोटे फिशरमैन कोऑपरेटिव्स हैं उनकी एक एपेक्स बॉडी है। ये क्या करती है? सपोर्ट करती है मार्केटिंग, प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड एंड मैरीन फिशरीज कोऑपरेटिव्स। रिसोर्सेज को नहीं, उन कोऑपरेटिव्स के लिए है। फिर नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1946 में बनी थी एज ऑल इंडिया कोऑपरेटिव यूनियन। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। कोऑपरेटिव और एजुकेशन सेक्टर में काम करती है, ट्रेनिंग और प्रमोशन का काम करती है। तो बेसिकली कोऑपरेटिव्स को डेवलप करने के लिए इसका काम है ना। जो पूरा कोऑपरेटिव है, सिर्फ एक स्पेसिफिक नहीं। अभी जैसे हमने देखा, एक फिशरी सेक्टर की स्पेसिफिक देखी, शुगर सेक्टर की स्पेसिफिक देखी, ये ओवरऑल होलिस्टिक लेवल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स प्रमोशनल बॉडी रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, रिसर्च है, एडवोकेसी है, वो सब कुछ काम NCUI के थ्रू होता है। दे रन अ प्रोग्राम नॉन कॉल्ड एज वैकुंठ मेला।
वैकुंठ मेला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट और नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग। तो ये दो इनके इंस्टीट्यूट है जिनके थ्रू ये अपने सारे जो भी एजुकेशन प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो रन करते हैं। फिर है नेफकप, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड। ये किस चीज से रिलेटेड है? जो हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। 1977 को बनी थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में ये भी रजिस्टर्ड है। एपेक्स बॉडी है, प्रमोशनल बॉडी है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अर्बन क्रेडिट सोसाइटीज अक्रॉस इंडिया। पीछे हम लोग जो पढ़ रहे थे वो रूरल और एग्रीकल्चर रिलेटेड पढ़ रहे थे, ये अर्बन सोसाइटीज से रिलेटेड है। तो जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर का डेवलपमेंट है, बैंक्स का है। अब जैसे आरबीआई को किस फॉर एग्जांपल कुछ बैंक्स है, कलेक्टिवली कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स है। एक एक बैंक, छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, आरबीआई के पास नहीं जा सकते पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स के लिए। तो ये अपनी इस नेशनल फेडरेशन के थ्रू आरबीआई को लिखते हैं, आरबीआई के साथ डील करते हैं। तो नेशनल फेडरेशन ये सारे जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो आरबीआई के रेगुलेशन सुपरविजन के अंदर आते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली अर्बन क्रेडिट सोसाइटीज को रिप्रेजेंट करती है। रिसेंटली क्या हुआ, नेफकप की रिकमेंडेशन पे आरबीआई ने एक एनबीएफसी को अप्रूव करा। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनयूसीएफडीसी, जो कि एक एनबीएफसी की फॉर्म में रजिस्टर हुई है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो नेफकप के थ्रू बनी है। क्या काम है? यूसीबीज को आईटी सपोर्ट देना, फंड और नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज देना, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी का ध्यान रखना, जो छोटे छोटे यूसीबीज होते हैं उनके लिए। अब हमारे पास कुछ नए न्यू मल्टी लेवल या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश हुए, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनने के बाद हुए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के थ्रू हुआ ये। सबसे पहले एनसीईएल, हम बार बार इसके बारे में पढ़ रहे हैं। एनसीईएल है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। 2023 में बना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रमोटर्स है इसके इफको, क्रिप्को, नाफेड, अमूल और एमसीडीसी। ये 5 प्रमोटर्स हैं इसके। एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए काम कर रहा है, क्योंकि नाम से ही हमें पता चल रहा है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तो ये अपने आप में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है फॉर एक्सपोर्टिंग कोऑपरेटिव प्रोड्यूस। अब कोऑपरेटिव प्रोड्यूस क्या है? राइस, अनियन, शुगर, स्पाइसेस, डेयरी, इस तरह के जो भी प्रोड्यूसेस है ना, उनके एक्सपोर्ट करने के लिए। एम क्या है? टू बूस्ट फार्मर इनकम बाय एक्सेसिंग ग्लोबल मार्केट्स। इसकी ऑथराइज कैपिटल 2000 करोड़ है। इनिशियल पेडअप कैपिटल 500 करोड़ है। और ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का एक्सपोर्ट इसके थ्रू हो चुका है और इसकी मेंबरशिप भी रैपिडली बढ़ती जा रही है। फिर है एनसीओएल, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये भी 2023 में बना, हेडक्वार्टर इसका आनंद गुजरात में है। इसके प्रमोटर्स हैं एनडीडीबी, अमूल, नाफेड, एनसीसीएफ और एनसीडीसी। ऑर्गेनिक फार्मिंग और मार्केटिंग का काम कर रहा है और इनका जो ब्रांड है इनका इटसेल्फ, उसका नाम है भारत ऑर्गेनिक्स। तो भारत ऑर्गेनिक्स के अंडर एनसीओएल काम करता है। जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फार्मर से प्रोडक्ट्स लेके भारत ऑर्गेनिक नाम के ब्रांड के अंदर उनको, मतलब एक प्रोडक्ट चेन इन्होंने शुरू कर दी है। जैसे जीसीएमएमएफ का अमूल ब्रांड है, सिमिलरली एनसीओएल का ब्रांड है भारत ऑर्गेनिक। फिर बीबीएसएसएल, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, ये भी 2023 में न्यू दिल्ली बेस्ड है। प्रमोटर्स हैं इफको, क्रिप्को, नाफेड, एनडीडीबी और एनसीडीसी। ये क्वालिटी सीड्स पे काम करते हैं। बीज सहकारी समिति से मतलब है बीज, बीज किस चीज का है? आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आपके प्लांट्स के या फिर आपके जो फसलों के लिए बीज होते हैं उसके लिए। So they focus on production, processing and distribution of certified seeds. ब्रांड का नाम है भारत बीज। Significance: they ensures availability of high quality seeds to farmers, reducing dependency on private players. तो किसानों को आपस में ही उनके कोऑपरेटिव के थ्रू बीज मिल जाता है, तो महंगे बीज जो प्राइवेट कंपनीज बेचती हैं वो उन्हें नहीं खरीदने पड़ते। फिर एक है एनयूसीएफडीसी। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, क्योंकि एक एनबीएफसी की तरह रजिस्टर हुई है। बट अभी हमने पीछे इसको पढ़ा था कि ये नेफकप के थ्रू आई थी। आरबीआई ने फरवरी 2024 में इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और एनबीएफसी की तरह रजिस्टर्ड है। तो ये क्या करती है? इट इज सेटअप एज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू स्ट्रेंथन, मॉडर्नाइज एंड डिजिटली ट्रांसफॉर्म यूसीबीज। इसका जो पेड अप कैपिटल था वो 300 करोड़ तक इसे करना है। इनिशियली 117.95 करोड़ रुपए इसके लिए हुए थे। सिग्निफिकेंस क्या था इसका? जो लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस है यूसीबीज के, स्पेशली जो छोटे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, छोटे छोटे बैंक होते हैं, टेक्नोलॉजी में खर्चा बहुत हो रहा है, तो वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे।
तो इस तरह के इश्यूज में इनके टेक्नोलॉजी गैप्स को, कंप्लायंस बर्डन को या कॉमर्शियल बैंक्स के साथ में जो कंपटीशन हो रहा है उसको चैलेंज करना, एक तरह से उसको एड्रेस करना। तो कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये भी। अब नेशनल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनसीडीसी है। एनसीडीसी हमने पीछे नाम भी पढ़ा था। एनसीडीसी क्या करता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, प्रोजेक्ट फंडिंग देता है, इंफ्रा सपोर्ट देता है फॉर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। एनडीडीबी, एनडीडीबी आप करंट अफेयर्स में बार बार पढ़ते भी हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना। तो ये एक ब्रांड डेवलप किया गया है अमूल की तरह बनाने के लिए, सो दैट डेयरी कोऑपरेटिव जो भी ऑपरेशन फ्लड के अंदर, व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो पाए, उन्हें प्रमोट किया जा पाए। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर, जिसके थ्रू उन्हें गवर्नेंस और इंटर स्टेट ऑपरेशंस की परमिशन, गाइडेंस और रूल्स एंड रेगुलेशन मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही हम लोग रखेंगे। इसके अंदर जितना भी मेजर पार्ट था मैंने वो सारा कवर करने की कोशिश करी है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा डेडिकेटेड ग्रुप है यूपी कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट का। यूपी CBL 2026 डाल के आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको ये मिल जाएगा मेरा लिंक। अगर आप लोग में से कोई RBI असिस्टेंट, नाबार्ड या फिर इस तरह के जो भी बाकी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, जैसे LIC HFL आ रहा है, ऐसे किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस लिंक पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ, बैंक प्रेप विद विश्वाइस। ये मेरा मेन विश्वाइस का चैनल है, विश्वाइस क्लासेस डाल के आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, सॉरी टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सारे टेलीग्राम चैनल्स, जो भी मेरा स्टडी मटेरियल है, जो भी इंफॉर्मेशन है बाकी एग्जाम रिलेटेड, सब कुछ ये मेन चैनल पे मैं शेयर करता हूँ। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंटरव्यूज़ के लिए। जब आप लोगों का मेंस क्लियर हो जाएगा, आप लोगों का इंटरव्यू आएगा इसका, हम लोग इसी ग्रुप में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।